अब चलते हैं आगे। भू संसाधन, हम भूमि पर रहते हैं, इस पर अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न रूप से इसका उपयोग करते हैं, अतः भूमि बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। अब भैया भूमि भी तो एक प्राकृतिक संसाधन। भूमि क्या हमने बनाया क्या? नहीं, भूमि तो हर हाल में प्रकृति के द्वारा दिया, इसलिए यह तो एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा। अब प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है, परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी पूर्वक और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। अब देखिए, भूमि तो लिमिट, भूमि तो एक निश्चित है। अब निश्चित होने की वजह से हमको संसाधन इसी में है, अब इसका विवेकपूर्ण उपयोग करना होगा। अब मान लिया जाए कि जैसे वन है, तो वन तो हमारे लिए प्राकृतिक संपदा है। अब प्राकृतिक संपदा में हमने क्या करा? विवेकपूर्ण उपयोग नहीं करा, धड़ल्ले वन काट दिए और इंडस्ट्री लगा दिए। तो अब इस वजह से क्या होगा कि हमारा जो एटमॉस्फेरिक बैलेंस है वो बिगड़ना शुरू हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ना शुरू हो जाएगा और ऑक्सीजन का परसेंटेज गिरना शुरू हो जाएगा। यानी इसलिए आपको कहा गया कि भू वाला संसाधन जो है उसको विवेकपूर्ण उपयोग कीजिए, क्योंकि वह संसाधन आपके लिए लिमिट है, उसी में सारी चीज़ों को आपको करना है। यदि आपके पास लिमिटेशन नहीं है तब तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन आपके पास भू संसाधन तो लिमिट है। अब इस लिमिटेशन में आपको चीज़ों को बंटवारा करना होगा कि कहाँ पर कौन सी भूमि यूज होगी, कहाँ पर कौन सा भूमि को हम नहीं यूज कर सकते हैं, कहाँ पर क्या लगाना है, कहाँ पर क्या नहीं लगाना है। ये चीज़ें तभी आएगी जब हम विवेकपूर्ण यानी अपना विवेक उस पर लगाएं। भारत में भूमि के विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां जैसे पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान है, द्वीप पाए जाते हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदानी है, यानी हमारे यहाँ लगभग 43% है जो हमारा क्या है, मैदानी इलाका है। कृषि और उद्योग के लिए विकास हुए सुविधाजनक है। पर्वत पूरे क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत है, यानी हमारे यहाँ पूरे पर्वत की बात करें तो लगभग 30% भाग पर हमारे यहाँ क्या मिलेगा? पर्वतमाला भाग मिलेगा। कुछ बारहमासी नदियों के प्रवाह की सुनिश्चित करते हैं, पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थिति प्रदान करता है और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। देश के क्षेत्रफल में लगभग 27% पठारी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय है। मतलब ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर क्या है, पर्यटन के लिए विकास कर रहे हैं। बारह मास क्या हो रही है, नदी बह रही है। तो बारह मास करने का मतलब सालों भर हमारे यहाँ नदियाँ, कुछ ऐसी भी नदियाँ हैं जो सालों भर बहती है, कुछ ऐसी नदियाँ हैं जो सालों भर नहीं बहा करती। तो बारह मासी नदी उसी को बोलेंगे जो लगातार सालों भर चलता रहे। तो उस हिस्से वाले में पर्यटन लगा दीजिए। तो ऐसे देश के क्षेत्रफल जो 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है, इस वाले में हम इसको यूज कर सकते हैं। जीवाश्म ईंधन ढेर सारा मिलेगा यहाँ पर, खनिज संपदा ढेर मिलेगा, वनों का अपार संचय यहाँ पर। हम इस चीज़ों को विवेकपूर्ण उपयोग कर सकते हैं। अब आइए देखिए, ये इस मानचित्र वाले से, इस ग्राफ वाले से आपका जो भू आकृति अंतर्गत क्षेत्र है, तो मैदानी की यदि बात करें तो हमारे यहाँ 43% हिस्सा जो है हमारे यहाँ मैदान का है। बाकी बाद हमारे यहाँ 27% जो है वो पठार है और 30% हमारे यहाँ पर्वतीय क्षेत्र है। भू उपयोग में आते हैं। आखिर भू का उपयोग कैसे कैसे हुआ? पहला है वन का उपयोग। कृषि के लिए उपलब्ध भूमि, कृषि के लिए भी अब है कि एक बंजर भूमि है, यानी कृषि के योग्य नहीं है। और कृषि प्रयोजन में लाई गई भूमि जैसे इमारतें, सड़क उद्योग। अब कुछ ऐसे भी कृषि वाला क्षेत्र तो था, लेकिन उसमें हमने क्या लगाया, उद्योग लगा दिया, उसमें हमने क्या करा दिया, मकान बना दिया। अब इससे क्या हो गया, कृषि का भूमि धीरे 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 घटता चला गया। प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि यानी अस्थायी अस्थायी चारागांव तथा अन्य गोचर भूमि मतलब जहाँ पर गायों को चराने के लिए भूमि सरकार ने बहुत सारा छोड़ रखा। अब वहाँ पर क्या करा ली, अब वहाँ पर लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, वहाँ पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया और वहाँ पर क्या इंडस्ट्री लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि खाली जगह दिखा उसको। अब लोगों ने क्या करा, वहाँ पर अपना इंडस्ट्री लगाया, अपना क्या करा, मकान बनाया। अब उसको मकान बनाने की वजह से वह भूमि तो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, छोटी होती चली जा रही है। और उस स्थान पर क्या लगा रहे हैं आप, कुछ और बना रहे हैं, इंडस्ट्री खड़ा कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, तो आप मकान बना रहे हैं। इस वजह से वहाँ की भूमि में लगातार कमी आती जा रही है। प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि यानी अस्थायी चारागाह यानी गोचर भूमि जिसको बोलते हैं। विविध वृक्षों, फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है। कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर ये सारे शुद्ध बोए गए क्षेत्र में मतलब कृषि योग्य भूमि नहीं है। कृषि योग्य बंजर भूमि जहाँ 5 से अधिक वर्षों में खेती न की गई है। अब बंजर भूमि वैसा कहा जाएगा, वैसी भूमि जहाँ पर 5 साल से खेती करा ही नहीं गया, तो वो किस में शामिल हो जाता है, वो बंजर भूमि में से। तो आपको इस विवेक लगा के इस चीज़ों को यूज करना पड़ेगा कि कृषि योग्य भूमि जो है उस पर कृषि कीजिए, और जो कृषि योग्य भूमि है ही नहीं तो उसमें आप इंडस्ट्री लगा लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वहाँ पर मकान बना लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो हमारा यानी इसी का आपको विवेकपूर्ण उपयोग करना है, कहाँ पर कृषि लगाना है, कृषि कार्य करना है, और कहाँ पर इंडस्ट्री लगाना है। हमने क्या करा, कृषि योग्य भूमि पे इंडस्ट्री लगा दिया, तो मान हो गए। क्यों भैया, क्योंकि हमने कृषि योग्य नहीं, कृषि योग्य भूमि पर आपको कृषि करना है।
और जो बंजर भूमि है उसको हम उस दूसरी चीज़ों में उपयोग कर लें। अब इससे यह होगा कि हमारा कृषि क्षेत्र मेंटेन रहेगा और हमारा बंजर भूमि भी किसी न किसी रूप से संसाधन का एक जरिया बन जाएगा। तो इसी से हम धीरे 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 अपने अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। कृषि योग्य बंजर भूमि जहाँ 5 से अधिक वर्षों की खेती न किया हुआ। अब प्रति भूमि देख लेते हैं। वर्तमान प्रतिभूमि जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय में खेती न किया गया, ये वर्तमान रूप से प्रति है। मतलब प्रति कहने का मतलब यह होता है, हमारे यहाँ भाषा में यूज किया जाता है प्रति भूमि, मतलब खाली भूमि जहाँ वहाँ पर कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा हो, तो वैसे भूमि को प्रति भूमि क्या कहा जाता है। यानी वहाँ पर खेती साल 2 साल से नहीं हो रही है। यदि 5 साल से ज़्यादा नहीं हो रहा तो वो बंजर हो जाएगा, और साल भर से नहीं किया जा रहा हो तो वो प्रति भूमि कहलाएगा। वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि या पुरातन भूमि जहाँ 1 से 5 वर्षों की खेती न किया गया उसे पुरातन बोलेंगे। यही प्रतिभूमि पुरातन प्रति कहलाएगा। पुरातन प्रति मतलब थोड़ा सा पुराना हो गया, यानी अब 1 साल से खेती नहीं किया जा रहा तो वो कहलाएगा प्रतिभूमि। और पुरातन प्रति यानी 1 से 5 साल तक खेती नहीं किया गया हो, और 5 साल तक खेती नहीं किया हो तो वो बंजर भूमि में आ जाएगा। यानी आपके पास 3 चीज़ें हैं। बंजर भूमि यानी जहाँ 5 साल से खेती नहीं किया जा रहा हो, पुरातन प्रतिभूमि जहाँ 1 से 5 साल तक खेती नहीं किया जा रहा, और प्रतिभूमि जहाँ साल भर से खेती नहीं किया जा रहा। आपको तीनों चीज़ें ध्यान में रखनी है। प्रतिभूमि किसे कहते हैं, पुरातन प्रतिभूमि किसे कहते हैं, और बंजर भूमि किसे कहते हैं, देख लेते हैं। अब देखिए, शुद्ध बोया गया क्षेत्र वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती है, वह शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाता है। मतलब शुद्ध बोया गया क्षेत्र मतलब वो वैसा क्षेत्र जहाँ पर कृषि करा गया है, यानी कृषि युक्त क्षेत्र है, वहाँ हर वर्ष खेती किया जा रहा है। एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाता है, वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। मतलब सकल कृषि क्षेत्र का मतलब वो लगातार चलता जा रहा है। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं कि इसे प्रति छोड़ दिया जा रहा है या फिर इसे बंजर बनने दिया जा रहा है, यानी इस पर लगातार काम जारी है, लगातार इसे पैदावार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अब देख लेते हैं यह चार्ट हमें क्या बताता है। यह 2 चार्टें हैं, यह दो ग्राफ है, 2 चार्ट है हमारा पाई चार्ट। अब इस पे आपको 90, 60, 61 का ये एक दिया हुआ है, और दूसरा है दिया हुआ 2014-15 का दिया हुआ है। तो इसमें यह देख लिया जाए कि वन योगी भूमि जब देख लेते हैं तो 18.11% के आसपास था, लेकिन वही चीज़ अब यहाँ हम देख लेते हैं तो हमारे यहाँ प्रति भूमि के अतिरिक्त पुरातन प्रति बन गया है ये, यानी वन योगी अब प्रति हो गया, यानी 5 सालों से यहाँ पर खेती नहीं होता, 23.31 हो चुका है। अब इस चीज़ों का ग्राफ थोड़ा सा, यानी इसमें ज़्यादा डेविएशन नहीं, ज़्यादा यानी हमने विवेकपूर्ण इसका उपयोग अच्छे ढंग से नहीं करा, इसीलिए इसके ग्राफ में बहुत माइन्यूट चेंज हमको देखने को मिलता है। सारे चीज़ों को देख लेते हैं एक करके। इन सारे चीज़ों को ग्राफ में देख के आप समझ गए कि इस पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, इस पर क्या फ़र्क पड़ रहा है। ये आपका फिर विविध वाला जो क्षेत्र है 3.50, फिर 1.50 थी, यहाँ पर 3.6 हो गया, यानी ये बढ़ा है, और उसके बाद ये 1% हो गया, यानी यहाँ पर क्या हो गया, घटा है। तो कुछ चीज़ें बढ़ी है, कुछ चीज़ें माइन्यूट, लेकिन चेंज जो है ना वो चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। मैंने फाइनल माइनस मतलब फाइनल क्या, अभी का सिचुएशन, और इनिशियल क्या, जो पहले का सिचुएशन था। तो यही तो चेंज है, इसी का तो अंतर चेंज है। आप अच्छे से दिमाग में घुसा लो, चेंज मतलब होता है ये फाइनल माइनस इनिशियल, यानी फाइनल में कब, अभी का बात कर रहे हैं, और इनिशियल कब, पहले का बात कर रहे हैं। इस दोनों में जो चेंजेज आया वही तो हमें दिख रहा है, वही तो हमारे लिए अब बताएगा कि कौन कितना पर भूमि, कहाँ पर कितना भूमि लगा, कहाँ पर बढ़ा, कहाँ पर घटा। अब देखते हैं भारत में भू उपयोग प्रारूप पे चलते हैं। भू उपयोग को निर्धारण करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु, मृदा के प्रकार के तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या, घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, सांस्कृतिक और परंपराएं इत्यादि शामिल है। ये सारे भू उपयोग में आप भूमि का उपयोग किस तरह से करते हो, जनसंख्या का घनत्व कहाँ ज़्यादा है, आपने टेक्नोलॉजी कहाँ लगाया, संस्कृति क्या कर रही है, परंपराएं क्या चली आ रही, इन सारे चीज़ों पर भू का उपयोग डिपेंड करता है। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र यदि देखें तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, परंतु इसके 93% भाग पर ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध है। यानी हमारे पास यदि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि है, लेकिन इस पर यदि हम बात करें तो हम इसमें कितने का उपयोग कर रहे हैं, तो हम इसमें 93% का ही उपयोग कर रहे हैं। बाकी 7% हमारे लिए कोई काम का अभी तक नहीं है, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों की सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे कुछ के चीज़ें में हमारे बारे में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके हमें बारे में पूर्वोत्तर प्रांतों के असम को छोड़कर अन्य प्रांतों की सूची क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।
कुछ के बारे में हमें जानकारी उपलब्ध है, कुछ के बारे में हमें जानकारी उपलब्ध नहीं है। जैसे जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत, यानी पीओके जो देख रहे हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है आपका, एक साइड चीन जो है, ये सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हमें डाटा उपलब्ध नहीं, क्योंकि वहाँ पर हमारा अधिकार नहीं है। वहाँ पर वो कब्जा वाला क्षेत्र है, वहाँ पर किसी और के द्वारा कब्जा, चाइना के द्वारा कब्जा कर लिया गया है, हमारे पाकिस्तान, पड़ोसी देश पाकिस्तान के द्वारा कब्जा कर लिया है। तो वहाँ पर हमें एग्जैक्ट डाटा हमें यह मिला नहीं। इस आधार पर हम यहाँ पर इस चीज़ों को अच्छे से नहीं कर पाते हैं कि कहाँ पर क्या संसाधन है, वहाँ जहाँ पर इन चीज़ों का, जहाँ पर इन सारे लोगों का अधिकार है। अब आगे देख लेते हैं, अस्थायी चारागाहों के अंतर्गत भूमि कम हुई है, पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होगा। अब अस्थायी चारागाह जो गोचर जमीन था, अभी थोड़ा देर हमने पहले बात किया कि गोचर जमीन वाले में क्या हो गया कि लोगों ने अपना इंडस्ट्री लगाना शुरू कर दिया, लोगों ने क्या करा, मकान बनाना शुरू किया। अब गोचर जमीनें कम हो गई, ये चारागाह हमारे पशुओं के लिए कम होता गया, तो अब चारागाह कम हो गया और पशु हम बढ़ाने की ओर अग्रसर हैं, तो अब चारा रहा ही नहीं, तो पशु हमारे कोई काम का नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे घटते चला जाएगा, क्योंकि भैया आपके लिए चारागाह तो उपलब्ध है ही नहीं, आप खिलाओगे उसे क्या। तो यह हमारे लिए कहीं ना कहीं, यह हमारे लिए नुकसानदेह, इसीलिए इस चीज़ों को कोरिलेट करना नितांत आवश्यक है। इसके क्या परिणाम होंगे, वर्तमान प्रतिभूमि के अंतर्गत अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि अनुपजाऊ है और इस पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज़्यादा है, अतः इन भूमि पर 2 या 3 वर्षों में या 1 या 2 बार बोया जाता है, और यदि इसे शुद्ध बोए क्षेत्र में शामिल कर दिया जाता है तो तब भी भारत कुल सूची क्षेत्र के 54% हिस्सों पर ही खेती हो सकती है। यानी अब खेती का परसेंटेज बात करें, जहाँ पर हर साल खेती हो रही है वो तो हमारा कृषि योग्य भूमि है ही, लेकिन जहाँ 1 से 2 से 3 साल में सिर्फ एक बार हो रहा है, तो भी उसको यदि हम अपने अंदर इंक्लूड कर लें तो भी हमारे यहाँ 54% ही हिस्से है जिस पर हमारे यहाँ खेती हो रही है, और खेती पर ही हमारा आर्थिक व्यवस्था टिका हुआ है। हमारे यहाँ का जो हिस्सा है, अधिकतर हिस्सा तो, अधिकतर लोग जो हैं रोजगार हैं, अधिकतर लोग जो रोजगार के लिए जा रहे हैं, अधिकतर लोग जो काम कर रहे हैं वो कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं, कृषि क्षेत्र में उन्होंने योगदान दिया हुआ है। तो लेकिन हमने कृषि क्षेत्र को क्या करा दिया है, घटाते जा रहे हैं। तो अब कृषि क्षेत्र को घटाते जा रहे हैं, तो इस वजह से हमारे यहाँ रोजगार का परसेंटेज क्या हो जाएगा, घटता चला जाएगा। वहाँ पर लोगों की क्या हो जाएगी, कमी होती है, लोग वहाँ पर से धीरे धीरे पलायन होते जाएंगे, उन चीज़ों में उस चीज़ों से क्या हो जाएंगे, लोग भागना शुरू करेंगे। क्यों भागना शुरू करेंगे, भूमि हमने छोटा करता गया। अब भूमि छोटा करते जाएंगे, कृषि योग्य भूमि छोटी होती चली जाएगी, तो रोजगार भी वहाँ पर क्या होता है, घटता चला जाएगा। अब देखिए, शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र बोया जाता है। अब ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर 10% से भी कम भूमि पर कृषि योग्य भूमि है, वहाँ पर कम भूमि पर ही फसल उगाया जाता है। तो कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो आपको सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमारे देश के राष्ट्रीय वन नीति 1952 में निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है, यानी हमारे यहाँ 1952 में एक निर्धारण करा गया था, उसमें यह देखा गया था 33% जो हमारा भौगोलिक क्षेत्र है वहाँ पर क्या वनोच्छादित है, यानी वन से ढका हुआ है, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत काफ़ी क्षेत्र कम है। यानी इसका यदि देखें तो वह तुलना, अगर अभी तुलना करें तो हमारे यहाँ अभी क्या हो रहे हैं, वन नीति द्वारा निर्धारण या समय परिस्थिति संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वन क्षेत्र के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस पर निर्भर करती है। भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा कृषि योग्य भूमि प्रयोजन में लाई गई भूमि कहलाता है। अब कुछ हिस्सा हमने वन में चला गया, कुछ हिस्सा हम इसका बंजर भूमि का, कुछ हिस्सा गैर प्रयोजन में लगाई गई भूमि, यही सारे तो भूमि कहलाएंगे। बंजर भूमि में पहाड़ी है, चट्टाने हैं, सूखी है, मरुस्थलीय भूमि शामिल है। बंजर भूमि वैसी भूमि जहाँ पर क्या हो, कृषि योग्य नहीं है। जैसे पहाड़ है, पहाड़ पर कृषि कठिन हो जाता है, चट्टानों पर कठिन हो जाता है। सूखा और स्थलीय क्षेत्र है जहाँ पर क्या है, पानी की उपलब्धता बहुत कम है, नहीं के बराबर है। तो अब यहाँ पर कृषि योग्य भूमि रहेगा ही नहीं। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर पानी का अभाव है। गैर कृषि प्रयोजन में लाई गई भूमि में बस्तियां हैं, सड़क है, रेल लाइनें इत्यादि क्षेत्र आते हैं। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन को अवहेलना करने एवं लगातार भू उपयोग के कारण भूमि संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। इसके कारण समाज में पर्यावरण गंभीर आपदाएं आ सकती। अब भू निम्नीकरण हो रहा है, अब इस वजह से समाज में, पर्यावरण में कहीं ना कहीं ये चीज़ें डिसबैलेंस हो रही है। अब डिसबैलेंस होने की वजह से हमारे यहाँ आपदा का तो शिकार हो सकते हैं ना, बिल्कुल हो सकते हैं। भू निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। अब इसको, भूमि का जो निम्नीकरण हुआ, भूमि का जो छोटापन होते जा रहा है, इसको कैसे बचाव किया जाए, इस बारे में अब हम देखेंगे कि भू एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते हैं तथा भावी पीढ़ी भी इस भूमि का उपयोग करेगी। हम भोजन, मकान, कपड़े को अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग
भूमि से प्राप्त करते हैं। मानव क्रियाकलापों के द्वारा कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाले प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिल रहा है। अब देखिए, मानव क्रियाकलापों के द्वारा यानी हमारे द्वारा ही भू का क्या किया जा रहा है, निम्नीकरण किया जा रहा है। पूर्वजों ने तो यह कृषि योग्य भूमि रखा ही था, लेकिन अब हमने क्या करा, हमने अपने लो बस इंडस्ट्री लगा दिया इस इलाके में। हमने क्या करा दिया, इस इलाके में मकान बनाना शुरू कर दिया। हमने क्या किया, रेलवे लाइन बिछा दिया। तो अब यह भूमि धीरे 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 क्या होती जाएगी, सीमित होती जाएगी, धीरे धीरे कमती जाएगी। तो अब इससे क्या हो जाएगा ना कि भूमि को तो नुकसान पहुंचेगा, प्राकृतिक ताकतों को भी अब बल मिलेगा। क्यों मिलेगा प्राकृतिक ताकतों को, जैसे बारिश हो रही है, हम जिस पे सड़क बना दिए, अब वहाँ पर पानी तो अंदर जाएगा नहीं, भूमिगत वाटर की तो कमी होगी। तो अभी जो चीज़ें हमें समस्या के रूप में आ रही वही तो हमें नुकसान पहुंचाएगा, वही तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, नुकसान पहुंचाने का धीरे धीरे काम करेगा। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है, जिसमें से 28% भूमि पर निम्नीकृत वनों के अंतर्गत आता है। यानी 13 करोड़ भूमि के अंतर्गत देखते हैं तो 28% हिस्सा जो है हमारा किसके अंतर्गत आ रहा है, वनों के अंतर्गत। 56% क्षेत्र जल अपर्दित है, यानी जल से ढका हुआ क्षेत्र है। शेष क्षेत्र लवणीय और क्षारीय हैं। बाकी जो क्षेत्र हैं वो क्या है, लवणीय है, क्षारीय है, वहाँ पर भी कृषि ये नहीं हो सकता। कुछ मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन से भी भूमि निम्नीकरण की भूमिका निभा जा रही। अब ये ऐसे डाटा हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पर ये क्या हो रहा है, खनन हो रहा है, अति पशुचारण हो रहा है, वन की कटाई हो रही थी। इस वजह से हमारे यहाँ क्या है, भूमि का निम्नीकरण, धीरे धीरे भूमि क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। अब देखो भैया, खनन तो कर लिए, अब उसको खुला छोड़ देंगे। खुला छोड़ देंगे तो वो हमारे कोई कदम खाएगा नहीं। अब यदि उसी को हम भर दें तो भर देने के बाद या कुछ दिनों के बाद क्या होगा, सड़ गल के फिर वापस से वह भूमि क्या हो जाएगा, कृषि योग्य भूमि बन जाएगा। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना है। अब देखिए, राजस्थान में देख लें, छत्तीसगढ़ में देख लें, राजस्थान नहीं, झारखंड में देख लें, छत्तीसगढ़ में देख लें, उड़ीसा में देख लें, मध्य प्रदेश में देख लें, यहाँ पर वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना है। अब वन की कटाई की वजह से भू क्या हो जाए, निम्नीकरण हो रहा है, यानी छोटा हो जा रहा है। और गुजरात में देखते हैं, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। अति पशुचारण के कारण गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में इसका भूमि का क्या हो जा रहा है, निम्नीकरण हो रहा है, छोटा होता चला जा रहा है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अत्यधिक सिंचाई भूमि की निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। अति सिंचन से उत्पन्न जलक्रांता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तर है। अब भैया सिंचाई की उपलब्धता आवश्यकता से ज़्यादा हो गया तो वह भी आपके लिए क्या हो जाएगा, हानि का कारक, जिससे मृदा में लवणता और क्षारता बढ़ जाएगी। अब भैया आवश्यकता से ज़्यादा पानी दे दिए तो वहाँ पर क्या हो गया, पानी में तो हमारे लवण मिलेगा ही, खनिज लवण मिलेगा। अब खनिज लवण की अधिकता होने की वजह से क्या हो गया, यदि बैलेंस नहीं रखे तो ये हमारे लिए फसलों के लिए क्या हो जाएगा, नुकसानदेह हो जाएगा। जिससे मृदा में लवणता और क्षारता बढ़ जाती है। खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर में पीसना, मृदा बर्तन उद्योगों में चूने और सेल खड़ी के प्रयोग में बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होते हैं। जब इसकी प्रति भूमि पर जम जाती है तो मृदा के जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। अब भैया देखो, अब जहाँ पर डस्ट उड़ रहा है, इंडस्ट्री वाले इलाके में जहाँ सीमेंट लगा रहे हैं, सीमेंट बना रहे हैं, चूना बना रहे हैं, वहाँ पर क्या हो गया कि ये डस्ट के रूप में उड़ रहा है। अब डस्ट के रूप में उड़ने की वजह से ये और अन्य जमीनों पर क्या होगा, परत बाय परत जमता चला जाएगा। अब यह जमने की वजह से क्या हो जाएगा ना कि आपका जो वर्षा का जल है वो तो भौम जल बनेगा नहीं, वो तो अंदर जाएगा नहीं, वहाँ से वो सिमट ले, वहाँ से वो खिसक लेगा। अब खिसकने की वजह से क्या हो जाएगा ना कि वहाँ पर भौम जल की कमी होती चली जाएगा और धीरे धीरे भूजल का जो स्तर है वो वहाँ पर डाउन होता चलेगा। पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ भूमि को जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत रहा है। अब निकास से बाहर आने वाला जो अपशिष्ट पदार्थ है, भूमि और जल का प्रदूषण, अब जो हम जो चीज़ें फेंक दी हैं उस चीज़ों को बाहर निकाल रहे हैं, वो तो अंदर में क्या कर रहा था ना, भौम जल को हमारे यहाँ क्या दूषित बनाते जा रहा था। पहले यह चीज़ें कम थी, अब चीज़ें क्यों आ गई हैं ज़्यादा, क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया, डंप कर दिया, हमने इसको क्या कर दिया, वहाँ पर फेंक दिया। अब फेंक देने की वजह से वहाँ पर जल का प्रदूषण तो बढ़ेगा, क्योंकि जल तो उसी से रिस के नीचे जा रहा है। अब ऊपर पॉल्यूशन तो है, पॉल्यूशन हमने कूड़ा कचरा डाल रखा है। अब कूड़ा कचरा डालने की वजह से वहाँ पर डंप कर रखा है। अब वह पानी जो रिसेगा, रिस के नीचे ही जाएगा, तो वो पानी क्या हमारे लिए शुद्ध होगा, नहीं होगा। वो धीरे धीरे वहाँ के पानी की गुणवत्ता कमती चली जाएगी। भू निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के कई तरीके हैं। वनारोपण, चारागाह का उचित प्रबंधन इसमें कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। पेड़ों की रक्षक, मेखला शेल्टर बेल्ट, पशु चारण नियंत्रण, रेतीली टीलों को कांटेदार झाड़ियां लगा के स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव को रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है।
बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। अब भैया देखो, भूमि प्रदूषण को यदि कम करना है तो आपको क्या करना है कि भैया भूमि का जो क्षरण हो रहा है उसको रोकना पड़ेगा। अब भूमि का क्षरण रोकने के लिए क्या है, जहाँ पर बंजर भूमि है, जहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहाँ पर कटीली झाड़ियाँ तो लगती हैं। अब कटीली झाड़ियाँ क्या करेगी, उसका जड़ जो है वो मट्टी को होल्ड करके रखेगी, यानी मृदा को होल्ड करके रखेगी। अब मृदा को होल्ड करके रखेगी तो वहाँ क्षरण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कृषि योग्य भूमि हम धीरे धीरे वहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। अब कृषि योग्य भूमि डेवलप कर लेंगे, वहाँ पर पानी का ठहराव बढ़ने लगेगा। जिस हिसाब से ठहराव बढ़ेगा उस हिसाब से हमारे यहाँ कृषि योग्य भूमि भी बढ़ेगी, हमारे यहाँ धीरे धीरे वहाँ फसल लगना शुरू हो जाएगा। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अब आपको यह लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और हाँ, यदि आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद।